राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा की 10 सीटों के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 मई को मतदान होना है, लिहाजा प्रचार के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार हों या स्टार, सभी जी जान से प्रचार में जुटे हैं। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी चुनाव की हर बात और हर रंग दिखा रहा है। तो हमारे खास शो चलो दिल्ली में आज गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह हैं। राव इंद्रजीत सिंह प्रचार में कितनी ताकत झोंक रहे हैं, हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने खास बातचीत की। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम चलो दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा। चलो दिल्ली की इस पेशकश में आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम लोकसभा। गुरुग्राम लोकसभा में आज हम आपको दिखाएंगे बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत का चुनाव प्रचार। दिल्ली चलो के इस कार्यक्रम में राव इंद्रजीत भी लगातार अगर बात करें, क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार की अगर बात करें, छठे चरण को में जब कुछ दिन बाकी हैं, अंतिम दौर में ये चुनाव प्रचार है, जहां 23 तारीख को यह चुनाव प्रचार थम जाएगा। अगर बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा की तकरीबन 25 लाख से ज्यादा मतदाता गुरुग्राम लोकसभा में है, और ऐसे में यहाँ अगर हम बात करें तो तमाम नेता लगातार प्रचार करें। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो किस तरीके की उनकी दिनचर्या है, किस तरीके से चुनाव प्रचार और प्रसार में वो जुटे हैं, ऐसे में उसको लेकर के आज हम आपको दिखाएंगे राव इंद्रजीत की किस तरीके की दिनचर्या है, किस तरीके के समीकरण है गुरुग्राम लोकसभा के। राव इंद्रजीत क्योंकि चुनाव प्रचार में जुटे हैं, ऐसे में तब तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी रहता है, जहां लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सहजावास गांव में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तमाम जगहों पर इसी तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं, जहां रोड शो के माध्यम से गांव में नेताओं को लेकर के आया जाता है। राव इंद्रजीत सिंह को यहां पर लेकर के आए हैं। पहले बाइकों का ये काफिला है, तमाम उनके समर्थक हैं जो इनको गांव में लेकर के आ रहे हैं। ये सहजावास गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो यहाँ पर इस गांव में पहुंचे और एक बड़े काफिले के साथ, एक जुलूस के साथ, जहां लोग उनका स्वागत करते हुए रोड शो के माध्यम से राव इंद्रजीत सिंह को जो है अपने गांव में लेकर के आए हैं। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत जो है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जो कि अभी सहजावास में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप ये देखेंगे राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रमों की बात करें, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, यहाँ पर ये कार्यक्रम है राव इंद्रजीत सिंह की। अगर बात करें तो उनके स्वागत के लिए ये पहला कार्यक्रम अगर बात करें, हालांकि इसी तरीके से दिन भर जो है सहजावास में कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपको दिखाएंगे लोगों के द्वारा किस तरीके से उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाता है। आप ये देख रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह सहजावास में इस वक्त पहुंचे हैं, जहाँ उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ये गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। राव इंद्रजीत सिंह की अगर बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राव इंद्रजीत सिंह, और यहाँ गांव में उनका स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पहला कार्यक्रम राव इंद्रजीत सिंह का, और इसी तरीके से दिन भर लगातार कार्यक्रमों का दौर चलता है। राव इंद्रजीत सिंह की हम बात कर रहे थे क्योंकि लगातार वो सांसद जो हैं गुरुग्राम लोकसभा से रहे हैं, उसके पहले विधायक भी रहे हैं 4 बार, और अब क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, तो आज राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उनका स्वागत तमाम ग्रामीणों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा राव इंद्रजीत सिंह का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और यहाँ पर लोगों के बीच आकर के अपनी बात रखेंगे चुनाव को लेकर के, चुनाव प्रचार को लेकर के, और लगातार आज किस तरीके की उनकी दिनचर्या है यह आपको हम सोहना विधानसभा का यह गांव सहजावास, जहां राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें लगातार राव इंद्रजीत सिंह के स्वागत की, और लगातार इसी तरीके से आपको दिन भर दिखाएंगे किस तरीके से चुनाव प्रचार इनका रहता है, किस तरीके का समर्थन राव इंद्रजीत सिंह को मिल रहा है। आकर के राव साहब का स्वागत करेंगे, पगड़ी बांध करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके नौजवानों ने जो हमारा स्वागत किया उसका, और यहाँ आने के उपरांत मालाओं से और सर पे पगड़ी बांध करके जो मेरे को नवाजा, मेरे साथियों को नवाजा, मैं गांव बस्ती का सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
जो 7 साल आपने मेरी सरकार को या और आपकी बनाई हुई सरकार को दिए थे, उनमें 7 प्लान, यूं कह रहा हूं कि 10 साल तो आप लोगों ने दिए थे 5+5, लेकिन दूसरे जो 5 साल दिए थे उसमें 3 साल याद करो कोविड की वजह से नष्ट हो गए, और 2 ही साल बचे ये जो पिछले दिनों के अंदर हमने कुछ भागा दौड़ करके कुछ कार्यक्रमों का प्रधानमंत्री से किसी का शिलान्यास करवाया है और किसी का उद्घाटन करवाया है, लेकिन ये प्रस्तावित थे पिछली 5 साल की योजना के तहत। और हम आज यूं कहते हैं कि इसी रफ्तार से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहा तो हो सकता है कि दोबारा से जब 100 साल हमारे को आज़ादी के, अंग्रेजों से आज़ादी पाने के हो जाएंगे, तो शायद हमारा और आपका देश एक विकसित देश बन जाए। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो दोहराने के लिए मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि 8वीं शताब्दी से लेकर के, ये नोट करने की बात है, रोजमर्रा तो काम नहीं आएगी, लेकिन जहन में रखने वाली बात है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, यानी कि पूरे 1000 साल तक भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था। सोने की चिड़िया यूं कहलाया करता था क्योंकि 25% से लेकर के और 27% विश्व की जो आर्थिक स्थिति थी उसका 25वां हिस्सा, यह मतलब 25% बड़ा हिस्सा हमारा भारतवर्ष दिया करता था सारे विश्व के, जब भी सोने की चिड़िया कहलाया करता था। तो जब हमारा इतिहास ऐसा है और आज के दिन ये संकल्प ले बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी के सब लोग, कि आने वाले 25 साल के अंदर भारत को फिर से विकसित बनाएंगे, तो ये संभव है क्योंकि इतिहास, जैसे मैंने कहा, अपने आप को दोहराता है। आज आपके पास आए हैं आप लोगों का सहयोग लेने के लिए, साथ लेने के लिए, कि ये देश के निर्माण का इलेक्शन है। हमने राह तो नाप ली है कि किस राह पे चल करके हम इस देश को विकसित कराना चाहते हैं अगले 25 साल के अंदर, लेकिन हमारे को 5 साल का टर्म और चाहिए। 7 साल के अंदर हमारा काम बना नहीं, सिर्फ उसका ट्रेलर दिखाया गया है, नींव अभी तक भरी गई है, इसके ऊपर इमारत खड़ी करना बकाया है। तो इसलिए भाइयों, मैं आपके बीच का रहने वाला हूं। जैसे जो कह रहा था मनोज, अभी एमएलए का तो मैं नहीं कहता, लेकिन लोकसभा का तो मैं लोकल कैंडिडेट आपका यहीं का मैं ही हूं ना, हरियाणा का। तालियां भाई, जोर से तालियां। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई आपका साथ मैंने हमेशा दिया है, आपके बीच में रहूंगा। अगर हार भी जाऊंगा तो मैं, और घर तो आप पहचान ही लोगे, अगर वो हार जाएगा तो कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए, और जीतेगा तो जाए कहाँ जाओगे उसको ढूंढने के लिए। तो सोचने की बात है। और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई जगहों के ऊपर लोगों के दिमाग के अंदर ये एक कीड़ा घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी संविधान बदलना चाहती है। और संविधान क्यों बदलना चाहती है? कि रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। रिजर्वेशन खत्म करने की अगर हमारी नियत होती तो हमारे पास 303 तो इस बार भी एमपी थे, सहयोगी दल थे, कुल मिलाकर के 3.5 लोकसभा के अंदर 350 हमारे पास वोट थे, अभी भी बदल सकते थे, लेकिन नहीं बदला क्योंकि हमारी नियत नहीं थी। और आज मैं यूं कहना चाहता हूं, जो यूं कहते हैं कांग्रेसी जन कि ये तब्दील कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मुझे ये बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, उन्होंने क्या यह लिखा था कि भाई 370 उसके अंदर होनी चाहिए? 370 की धारा जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर को देती है, उसके खिलाफ थे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगा दिया उसको। और वो आज के दिन हटाई गई है, तो किसने हटाई है? मोदी सरकार ने। कश्मीर हमारे को हमेशा के लिए हिस्सा भारत का बनाया है, किसने बनाया है? मोदी सरकार ने। और इतने साल अब जगह जगह देखते हैं स्टैच्यूज लगे हुए हैं, उनके ऊपर हम माला भी डालते हैं। कांग्रेस के शासन में किसी ने ये सोचा था कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाए? 50 साल लगे, 60 साल लगे, जब कांग्रेस पार्टी की हट करके बीजेपी की सरकार आई, जब बीजेपी की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का खिताब दिया। तो ये जो जब कह रहे थे कि भी वो 80-85% है, भाई अगर उनको जोड़ लोगे तो 100% हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों
मैं आपका अजीज हूँ, आपका साथी हूँ, आप मुझे परख चुके हैं। मुझे आज आपके वोट की, सहयोग की, आशीर्वाद की जरूरत है। इतनी तादाद में मेरी माता बहनें आई है, बराबर की वोट आपकी भी होती है। तो 50% का आरक्षण महिलाओं को कल ये भी है, 33%, 33 तो ऊपर है, 50% यहाँ नीचे। हाँ हाँ हाँ। तो भाई मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ कि आप सब लोग मिलजुल करके, छत्तीस बिरादरी के लोग मेरी पार्टी का सहयोग करेंगे और देश के निर्माण के लिए अपने वोट दे करके आहुति डालेंगे। धन्यवाद और जय हमारे साथ हैं राव इंद्रजीत सिंह, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, एक लंबा तजुर्बा, 4 बार के विधायक, 5 बार सांसद और इस बार 2024 के इस रण में लगातार प्रचार कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो अनुभव की बात कर रही हूँ तो पूरे देश में तमाम लोग आपको अच्छे से जानते हैं, राजनीतिक तौर पर भी। इस बार का चुनाव प्रचार किस तरीके से देख रहे हैं, कितना समर्थन, किस तरीके का माहौल? देखो, मैं समझता हूँ कि मेरे को लोगों ने हमेशा सराहा है। हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। हरियाणा के पक्ष में मैंने अपनी आवाज़ उठाई है। जहाँ नाजायज़ काम हो रहा है उसके लिए भी मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, चाहे निजी तौर पे मेरा नफ़ा हो या नुकसान। एमएलए का भी जब मैं चुनाव लड़ा था, 4 बार जब मैं जीता था तो एक ही हल्के से लड़ता आया था, मैंने हल्का नहीं छोड़ा अपना। इसी तरह से मैं अब 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका हूँ, 6ठी बार लड़ने लग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर मेरे को 3री बार प्रत्याशी बनाया है, तो मैं भी उसी हल्के से लड़ रहा हूँ जिससे मैं पहले लड़ता आया हूँ। परिसमन ने इसको इधर उधर कर दिया, वो बात दूसरी है, लेकिन मैं इसी क्षेत्र से वोट मांगता आया हूँ और इसी क्षेत्र के लोग मुझे सराहते आए हैं। तो जब मैं आज के दिन यूँ कहता हूँ कि मैं हरियाणा निवासी मूल रूप से हूँ, तो मेरे को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अपोजिशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे हरियाणा का इतना गहरा नाता नहीं रहा जितना कि मेरा रहा है। हमारे मुख्य तौर के ऊपर कांग्रेसी लोकल हरियाणा के नहीं हैं, राज बब्बर हैं, बड़े नेता हैं। वो एक बार चुनाव आगरा से लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। एक बार वो चुनाव फिरोज़ाबाद से लड़ चुके हैं। 2 बार राज्यसभा के अंदर वो सांसद रहे हैं। तो वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ कर के 5-6 बार भी वो लोकसभा का और या तो राज्यसभा का एमपी बन चुके हैं। लेकिन फ़र्क यही है कि वो अपने हल्के बदलते आए हैं। मैं अपना हल्का अभी तक बदला नहीं हूँ और ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि कहीं दूर जा कर के मैं लड़ लूँ, क्योंकि यहीं इसी जनता ने मुझे संवारा है और यही जनता आने वाले समय के अंदर मुझे संवारेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बतौर केंद्र में मंत्री, भले आप कह रहे हैं कि इतने बड़े नहीं, लेकिन बतौर केंद्र मंत्री आपने पूरे देश भर में केंद्र सरकार में काम किया, देश के तमाम राज्यों में किया। इस बार अगर हम बात करेंगे, जब लोगों के बीच जाते हैं, हरियाणा में भी एक बात आती है, राव आया, भाव आया, राव आया, एम्स आया, इस तरह की बातें आती हैं। इस आने वाले समय में किस तरीके की नई योजनाएं आप एक सोचते हो? यूँ तो कई उपलब्धियां रही, आने वाले समय में क्या सोच है? इस हम हरियाणा की बात करें तो इसको लेकर। एक तो रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली सरकार की वजह से ढीला पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पैसे की मंजूरी नहीं दी थी, तो इसको टेक ऑफ करने में टाइम लगा। लेकिन अब दिल्ली सरकार से भी मंजूरी मिल गई है और कुछ फालतू पैसा केंद्र सरकार ने कहा है कि हम दे देंगे, बाकी कुछ हरियाणा सरकार भी दे देगी। तो जो हमारा ये हाईवे है जयपुर वाला, इसके बगल के अंदर साथ साथ रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम आज के दिन मंजूर हो चुका है और उसको हम न केवल धारविड़ा तक, जहाँ तक आज के दिन प्रस्तावित है, उसको आगे बढ़ा करके राजस्थान बॉर्डर तक, शाहजहाँपुर जो बॉर्डर है वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, नीमराणा तक ले जाना चाहते हैं। तो अगले 5 साल के अंदर ये हम करना चाहते हैं। जो हमारी एम्स हमने रेवाड़ी के अंदर हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री के मार्फत उसका पत्थर रखवाया है, उसको हम 2-2.5 साल के अंदर सुनिश्चित करवाना चाहते हैं और वहाँ पे चिकित्सा करवाना चाहते हैं, क्योंकि लोग ना जयपुर जाना पसंद करते हैं और ना दिल्ली आना पसंद करते हैं। बड़ी मारामारी है एम्स के लिए। तो दूसरा ये प्रोजेक्ट होगा। तीसरा एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि डिफेंस यूनिवर्सिटी, भारत की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, हम जिसको मंजूरी तो दिलवा सके हैं,
लेकिन बिल पास पार्लियामेंट में उसका नहीं हो पाया है। और वो नहीं पास हो पाया, उसका कारण ये है कि सिविल अथॉरिटीज़ के अंदर और फोर्सेस वाली अथॉरिटीज़, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर ये थोड़ा सा विवाद रहा कि इसका वाइस चांसलर कौन बनेगा। फोर्सेस चाहती हैं कि यूनिफॉर्म वाला बंदा उसका वाइस चांसलर बने, सिविलियन अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि सिविलियन उसका वाइस चांसलर बने। इस विवाद की वजह से थोड़ा सा बिल पास नहीं हो पाया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय के अंदर, इस बार जब हमारी सरकार आएगी, इस विवाद को ख़त्म करके हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम स्थापित करवा पाएंगे, ताकि जो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर जहाँ जगह जगह के ऊपर हमारे को दिक्कत पैदा हो रही है, उसके बारे में एक सुचारू रणनीति तैयार हो सके। आपने डिफेंस की बात करी, एम्स की आपने बात करी, पिछले कार्यकाल में बात करें सोना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, गुरुग्राम से रेवाड़ी पटौदी वाला मार्ग। एक बात उठती है नूह में रेल को लेकर के, नूह को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा लगातार और तो कई विकास हुए, एक उसको आवाज उठती थी, चर्चाएं थी, उसको लेकर के हम क्या उम्मीद करें? सही बात है आपकी, मैंने भी अनाउंस किया हुआ है कि हम नूह और फिरोजपुर झिरका इन दोनों की जगह, इन दोनों जगहों के ऊपर रेलवे लाइन बनाएंगे। पहले आप याद करो कि गुड़गांव केंद्र का बजट रेलवेज़ का अलग होता था और फाइनेंस बजट अलग होता था, और रेलवेज़ के पास थोड़ी पैसे का अभाव था, तो वो रेलवे लाइन नई वाली नूह वाली नहीं बिछा सकते थे। जब से हमने दोनों बजट को कंबाइन कर दिया, रेलवे की हालत भी सुधरी है और कई नई योजनाएं भी रेलवेज़ के लिए हमने आयोजित करवाई हैं। तो मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने पिछले बजट के अंदर, जो पिछले साल गया था, उसके अंदर इस रेल लाइन के लिए हमने प्रावधान रख लिया है, इसका अलग खाता खोल दिया है। अलग से इसका खाता जो खुल गया है, इसका मतलब सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस 5 वर्षीय योजना के अंदर एक तो हम नूह के अंदर रेलवे की पटड़ी और सीटी बजवा देंगे, लेकिन आधे रास्ते तो हम इसके लिए पहुंच ही गए हैं कि जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है हमारा, जो कि केएमपी के आजू बाजू के अंदर निकल करके कुंडली, मानेसर, पलवल तक एक हमने योजना जो बनाई है पैसेंजर रेल की, उसको नाम है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। उसके अंदर काम चल रहा है और वो ताउड़ू का जो क्षेत्र पड़ता है मेवात का, वहाँ तक वो प्रस्तावित है और उसके अंदर 1-2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा रेल की जहाँ बात होती है तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, जो 2 लाख करोड़ का भारत सरकार की तरफ से डेडिकेटेड वेस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर है, वो भी तकरीबन 99% बन चुका है और ताउड़ू के अंदर तो कम से कम उसकी भी रेलवे लाइन बिछ चुकी है। तो जो हमने वायदा किया था नूह वालों को, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, कि भाई हम यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाएंगे, तो आधे रास्ते तो हम पहुँच गए हैं और आने वाले समय के अंदर उसको पूरा भी कर देंगे। यहाँ हम बात केंद्र की भी करें, एक बात आती है अक्सर लोग, जो विपक्ष भी बार बार कहता है कि अगर अब की बार सरकार आ गई तो संविधान को बदल दोगे आप लोग। आरक्षण का मुद्दा उनका कहना है कि इसको खत्म कर दोगे। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? ये एक जरूर बात बार बार कही जा रही है कि संविधान बदल दिया, किस तरह की दिक्कतें होंगी, ये विपक्ष बार बार लोगों के बीच कह रहा है, ये सबसे बड़ी ये सही बात है। डेवलपमेंट के मामले में तो वो हमारे से आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट अच्छी खासी भारत सरकार ने करी है और एंटी इनकम्बेंसी इस विषय के अंदर भारत सरकार के अंदर नहीं है। तो एक जो शगुफा छोड़ा गया है वो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बदल करके रिजर्वेशन को हम ख़त्म कर देंगे। रिजर्वेशन आज के दिन उन लोगों के लिए है जो कमज़ोर वर्ग के हैं, उसके अंदर मेव भी आ गए, गुजर भी आ गए, शेड्यूल कास्ट भी आ गए, ओबीसी भी आ गए। ये इन लोगों के लिए तो ऑलरेडी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मज़हब के आधार के ऊपर नहीं करता। तो जिन लोगों ने जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, उन्होंने मज़हब के आधार के ऊपर कई दक्षिणी प्रांतों के ऊपर रिजर्वेशन लगाने की कोशिश करी है और मसला को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो हम तो केवल इतना ही कहते हैं, ना हमारी कभी नीयत थी बदलने की, ना आगे हम बदलेंगे। ये ज़रूर कहते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 370 के ख़िलाफ़ थे, तो ये 370 वाली धारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों डाली गई, और हमारे 65 बरस ये रिजर्वेशन न ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला इशू चलता रहा। आने वाले समय के अंदर हम ना तो रिजर्वेशन को हम हटाएंगे, सिर्फ मज़हब के आधार के ऊपर हम
इसको नहीं चलने देना चाहते। ये हमारी तरफ से निर्णय है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम सब पूजते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं। कांग्रेस इतने साल शासन में रही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कोई पुरस्कार नहीं दिया। हमने आकर के, हमारी सरकार, मोदी सरकार ने आकर के भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। तो जो लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये सिर्फ एक शगुफा है, कृपा करके इसके बारे में ना सोचें। हम रिजर्वेशन ना ख़त्म करेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं बदलेंगे। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही आने वाले समय के अंदर देश के ऊपर शासन करना चाहते हैं। सर, अगले कार्यक्रम पहुंचे उससे पहले एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा। अहिर रेजिमेंट को लेकर के मुद्दा जरूर उठता है, ये हर बार चर्चा रहती है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी आपके ऊपर हैं। अगर बात करें राजनीतिक तौर पे, एक बड़ा कद, बड़ी छवि, बड़ी पहचान केंद्र में भी, और ये सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपके पास आती हैं। तो मैंने अहिर रेजिमेंट के अंदर अपना समर्थन दे ही दिया है। मैं तो मोदी सरकार के अंदर मंत्री था और आज भी हूँ। जब और दूसरे पार्टी के लोग उस धरने के ऊपर नहीं बैठे पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर, जब अहीर बैठे हुए थे रेजिमेंट के लिए, तो मैं गया था वहाँ पर। जाकर के मैंने अपना समर्थन अनाउंस किया है। मैंने कम से कम 5 या 6 बार विभिन्न डिफेंस मंत्रियों से बातचीत करी है। मैंने अनेक बार उनको चिट्ठी भी लिख करके अनेक रास्ते बताए हैं कि इधर से इस तरह से नहीं होता तो इस तरह से हो सकता है क्या। ये मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और मेरा प्रयास ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाले समय के अंदर फिर भी इसको छेड़ेंगे और भगवान करे ये हमारा सिरे चढ़े। तो आप लगातार अगर बात करें, क्योंकि कार्यक्रमों का दौर है, अगले कार्यक्रम की ओर भी पहुंच रहे हैं, और जहां तक इन्होंने बात करी तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो दक्षिणी हरियाणा के विकास को, पूरे हरियाणा को हो, देश को लेकर के मुद्दे की बात है, लगातार इस को लेकर चर्चा, और खासकर मेवात को लेकर के एक प्रश्न जरूर जानना चाहूंगा अगले रुकने से पहले। मेवात को लेकर के हमेशा हर बार आपकी जो जीत होती है एक बड़े अंतराल के साथ, 4 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ होता है। एक वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। गुरुग्राम पूरा साथ, रेवाड़ी साथ, मेवात में भी काफ़ी हद तक। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो ये 4 लाख वोट का अंतराल होता था आपकी जीत का, उसको इस बार वो अंतराल किस तरीके का रहेगा? वो कम होगा। अगर जीतेंगे नहीं तो अंतराल बढ़ेगा भी नहीं, वो कम ज़रूर होगा। और मैं समझता हूँ 4 लाख नहीं था, पिछली बार 3 लाख के करीब था। तो उससे अगर मैं मेवात से हारता भी हूँ तो कम वोटों से हारूंगा। और मैं तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इस बार शायद बराबर निकल जाऊँ। लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना इस बार वो मेवात के लोग भी आपके साथ आ रहे हैं। आवाज़ तो यही आ रही है कि मेवात के लोग देख रहे हैं कि भाई इंद्रजीत सिंह ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमारा बिगाड़ा नहीं, डेवलपमेंट बराबर के तौर के ऊपर हमारे क्षेत्र के अंदर भी हुआ है। तो जब हम बिना इनको वोट दिए इतना काम हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो इस बार इनको वोट दे करके ही देख लो। धन्यवाद। तो प्रोग्रामों का दौर लगातार जारी है, और अगर हम बात करें तो लगातार चुनाव प्रचार भी जारी है, और ऐसे में जो कार्यक्रमों का दौर, इस वक्त अगर बात करें अगले एक कार्यक्रम की ओर पहुंचे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से चुनाव प्रचार जो लगातार है वो लोगों के बीच जा रहे हैं, और किस तरीके का समर्थन तमाम लोगों के बीच जो रह करके मिल रहा है। सम्मान हो रहा है, और श्री कप्तान बाजी, हाँ जी, जरा सामने एक बार भैया एक बार सामने देखिए सर, हो गया जी, सभी सामने देखें। आप आराम से देखिए, अपना तफरी नहीं, ये रास्ता आपका प्यार है। आपके आने से पहले ही ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है कि 5,000 वोट आपको जाएंगे, क्या करेंगे? मैं तो शुक्रिया अदा ही करूंगा इनका, और क्या कह सकता हूँ मैं। मेरे मांगने से पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि सारे गांव का समर्थन तुम्हारे को है, तो क्या कह सकता हूँ, धन्यवाद ही कह सकता हूँ। सर, आसपास के गांव की और इस गांव की भी एक समस्या है रोड की। बार बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बार बार कहते हैं कि मेरा समय अब की बार 5 साल आएंगे तो दौरे पर जाऊँगा। एक बार ग्रामीण है, बार बार मुझसे भी कहते हैं, तो इनको भी क्या विषय बता रहे हैं आप? जो रिठौज से लेके जो अभयपुर तक
सोना तक का जो रास्ता है उसमें? मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पहले ये महकमा नहीं था। दुष्यंत चौटाला की उनकी अपनी पार्टी थी, हमारे सहयोग कर रहे थे, तो 4.5 साल इनके पास ये महकमा था। अब हमारे पास बीजेपी के एक एमएलए के पास आ गया है, बनवारी लाल बावल से एमएलए हैं और पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं। इनको मैंने कहा है जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होती है इस रोड को फटाफट बढ़िया बनवा देंगे। देखिए तमाम लोग हैं और भी आप यहाँ लोगों की बात करें जो सुनने आए थे। राव इंद्रजीत आज आपके यहाँ पर आए थे। चुनाव में राज बब्बर भी आपके यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल फाजिलपुरिया भी आपके यहाँ पर है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, इस लोकसभा को? ऐसे देखेंगे जैसे बनता है ऐसे बनेगा। यहाँ तो सगड़ी वोट राव इंद्रजीत की रहेंगी और ऐसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आए हैं। और भी बड़े चेहरे हैं यहाँ पर अगर बात करें तो। क्या है क्यों ना आपका चाय वाला और आगे गाय वाला और जय बीजेपी और जय मोदी। तो तमाम लोग हैं अपनी बात सुन रहे हैं। राव इंद्रजीत आपके यहाँ आए थे कि आप किस मुद्दे, इन चुनावों को लेकर के क्या सोच है? इन चुनावों में आप लोगों की क्या सोच? हालांकि राव इंद्रजीत आपके बीच आए हैं, इससे पहले और भी नेता आपके बीच आ रहे होंगे। इस गुरुग्राम लोकसभा का क्या मुद्दा रहता है चुनावों में? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा। आज हमें देश को प्रधानमंत्री मोदी जी की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम के हमारे राव इंद्रजीत जी जो गुड़गांव के सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, हमारा दायित्व बनता है हमें देश को आगे ले जाना है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो कार्य उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हमें एक अच्छा नेता चुनना है और वो गुण हमारे आदरणीय मोदी जी में है। इसलिए हम गुड़गांव लोकसभा से राव इंद्रजीत जी को बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएंगे। आपने भी कई बार मतदान करा। इस अहिरवाल के क्षेत्र को, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ को सैनिकों का भी कहा जाता है। आप खुद सेना से जुड़े रहे हैं, जैसा कि आपको देख के लग रहा है सैनिकों को किस तरीके से? मैं सैनिक हूँ, हमको देश की चिंता है, हमको देश को बचाना है और हमको ऐसी पंचायत चुन के भेजनी है जो हमारे देश सुरक्षित रहे। हमने देखा है वो टाइम था जो हमारे हाथ बांध रखे थे जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं एक गोली फायर करना, साला कोर्ट मार्शल हो जाएगा तुम्हारा अगर एक गोली फायर करनी। तो आज हमारे पास ये पावर है, अगर उनकी एक गोली आएगी तो हमारी 100 जाएंगी। तो इससे पाकिस्तान का अभी तुमको नहीं देख रहा है, पहले वहाँ बम हो गया, वहाँ आर्टी फायर कर दिया, वहाँ कर दिया, अब नहीं सुना है, सब बंद कर दिया सालों का। तो इसलिए हमको देश की चिंता है। पार्टी यदि कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन हमें देश की बचाना है, देश के लिए हम संघर्ष करेंगे, देश के लिए वोट देंगे। तमाम लोग अपनी अपनी बात, हालांकि इनका कहना है कि देश के साथ हैं। बीजेपी की बात की जा रही है। ये तमाम लगातार चुनाव प्रचार भी जारी है और इस बीच कुछ देर पहले अगर बात करें, हमने राव इंद्रजीत सिंह से भी बात करी, उन्होंने भी तमाम मुद्दों को लेकर बात करी। हालांकि इस दक्षिण हरियाणा की जब बात करते हैं तो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा भी आता है। उन्होंने कहा, उनकी बात भी उन्होंने उठाई है। विकास को लेकर के भी चर्चा की गई है और बड़ी लोकसभा क्षेत्र है, 25.5 लाख से ज्यादा मतदाता, और ऐसे में राव इंद्रजीत लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। और समझ में आना बात ये भी तमाम लोग बता रहे हैं कि उनकी बात को लेकर के सहमति, लेकिन फिलहाल ये समर्थन, ये सहयोग कितना जुटता है, ये अगर बात करें तो इस मतदान में 25 तारीख और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे उसमें ये तस्वीर भी सामने होगी। क्या राव इंद्रजीत को फिर से जनता मौका देती है? ये तमाम बातें हैं, तमाम समीकरण, तमाम लोग लगातार जो हैं चर्चाएं कर रहे हैं और इसको लेकर के अगर बात करें तो नतीजे स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल लगातार चुनाव प्रचार विभिन्न राजनीतिक दलों का जारी है। और आज अगर बात करें, चलो दिल्ली के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।